Let's start. Next is thermodynamic process. Now, what is the meaning of process here? Process is basically an operation. Process is basically a path through which system changes its state from one to another. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए, बराबर, सिस्टम क्या पाथ फॉलो कर रहा है, सिस्टम क्या ऑपरेशन फॉलो कर रहा है, उसी का नाम होता है प्रोसेस. उसी का नाम क्या होता है? प्रोसेस. जैसे सिस्टम इज एट P1 V1 T1, उसके अंदर जो चेंजेस हैं, किस पाथ के थ्रू वो अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, किस पाथ के थ्रू वो अपने अंदर क्या ला रहा है? चेंजेस. उसी चेंजेस को समझना है मुझे, बराबर. वो जो चेंज आ रहे हैं वो किसी एक प्रोसेस के थ्रू आएंगे, समझा? तो वो चेंज के लिए क्या पाथ फॉलो कर रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रोसेस. क्या नाम देते हैं? प्रोसेस. क्या चेंज हो सकता है बेसिकली चेंज में? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो चेंज, इट कैन बी केमिकल चेंज, इट कैन बी फिजिकल चेंज, इट कैन बी चेंज ऑफ स्टेट ऑल्सो. चेंज कैसा पॉसिबल है? किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज पॉसिबल है, किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज पॉसिबल है, किसी सब्सटेंस में चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल है. चेंज ऑफ स्टेट यानी मैं वहां पे क्या बोलना चाहता हूं कि P1 V1 T1 P2 V2 T2 ऐसे चेंज हो रहा है ना, तो क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट. उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ, गैस का गैस ही है, लिक्विड का लिक्विड ही है, सॉलिड का सॉलिड ही है. उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ. आपने हीलियम लिया था, आपने ऑक्सीजन गैस लिया था, अभी भी ऑक्सीजन गैस है. आपने आइडियल गैस लिया था, अभी भी आइडियल गैस है. तो उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल चेंज नहीं हुआ. उसके अंदर कैसा चेंज हुआ? बोलो. चेंज ऑफ स्टेट. तो ये चेंजेस इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ना there are two cases for the process. Case one is a typical process, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस. The first process is isothermal process. The name itself suggests isothermal process is basically the process, ये ऑपरेशन के थ्रू आउट, ये चेंज के थ्रू आउट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू को क्या माना जाएगा? जीरो. इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज जीरो. नाउ एक बात मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, योर डेल्टा टी इज जीरो. इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन दैट टेम्परेचर इज जीरो. चेंज इन टेम्परेचर इज, हाँ ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस जो पॉसिबल है इज आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस where volume is constant, and if volume is constant then the value of delta V is 0. Third is isobaric process. Isobaric process is basically the process where pressure remain constant, delta P क्या हो जाएगा? 0. Fourth process is adiabatic process. चौथा जो प्रोसेस है ना उसे एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं. एडियाबेटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. एडियाबेटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. तो क्यू क्या होगा? जीरो. क्यू क्या होगा? जीरो. एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक ऐसा पॉइंट बोला जाता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस which occurs rapidly. टायर का फटना, टायर की पहले वाली स्टेट, फटने के बाद वाली स्टेट, ये दो स्टेट हो गई. इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है? रैपिड प्रोसेस हुआ ना, बराबर. बलून बर्स्ट होना, ये क्या हो जाएगा? रैपिड. ऐसा क्यों बोला जाता है पता है? कि ये प्रोसेस काफी फास्ट होते हैं. ये प्रोसेस जीरो टाइम में हो जाते हैं. ये प्रोसेस वहां पे होंगे जहां पे टाइम ना के बराबर हो चेंज होने के लिए, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है. आपको तीन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पता है. पहला कंडक्शन,
radiation. Among these three, radiation is the fastest mode of transfer of heat. You agree with this? Radiation is the fastest mode of transfer of heat. सन से अर्थ पे सनलाइट आने के लिए भी 8 मिनट के आसपास का समय लगता है. मतलब रेडिएशन इतना फास्टेस्ट मोड होने के बाद भी उसे टाइम लगेगा. बराबर. तो कहीं पे अगर हीट एक्सचेंज जीरो है, इसका मतलब वो प्रोसेस जीरो टाइम में हो रहा है. इसका मतलब ही क्या हुआ, प्रोसेस कितने टाइम में हो रहा है, जीरो टाइम. समझा? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर बेसिकली दोस प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस रैपिडली, जो काफी रैपिडली हो रहे हैं. समझ आ रहा है बात? ठीक है. केस टू टाइप ऑफ प्रोसेस, केस टू टाइप ऑफ प्रोसेस जिसे मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं. केस टू टाइप ऑफ प्रोसेस को, एक प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक प्रोसेस का नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस. नाम सुने हुए हैं आपके. टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन. याद आ रहा है कुछ? रिवर्सिबल रिएक्शन आर बेसिकली दोज इन व्हिच रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज पॉसिबल. इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल, यस और नो, और उसे मैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बोलता हूं. इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन. रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू, इधर कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आता है. याद आ रहा है कुछ? ये वर्ड फेमिलियर है. चलिए, प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का क्या मतलब है. तो देखो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को समझने के लिए कंटेनर, ठीक है, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विथ एन आइडियल गैस फिटेड विथ weightless, frictionless and movable piston. ठीक है. It is compulsory to specify all these things. ये जो piston है ये weightless है, frictionless है, movable piston है. ठीक है. अदरवाइज आपके मन में कभी ऐसा भी डाउट आ जाए, अगर मैं weightless ना बोलूं, frictionless ना बोलूं, तो आप ऐसा भी सोच सकते कि इसका भी तो प्रेशर लग रहा है ना. हाँ या ना? ठीक है. इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है कि पिस्टन वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल पिस्टन है. ठीक है. और इस पिस्टन के ऊपर एक बड़ा सा कंटेनर लगा हुआ है एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विथ द सैंड पार्टिकल्स. नंबर के टर्म्स में काउंट करेंगे तो क्या पता कितने ट्रिलियन सैंड पार्टिकल्स हैं. ट्रिलियन के आगे का नंबर नहीं आता मुझे, इसलिए मैं ट्रिलियन पे एंड कर दे रहा हूं. वो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. ट्रिलियन सैंड पार्टिकल्स है उसमें. ठीक है. अब सिचुएशन ऐसे इमेजिन करनी है अपने को, प्रोसेस समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस समझा रहा हूं कि व्हाट इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल होता क्या है? रिवर्सिबल ये चीज होती है जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आए अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो वर्ड है ना अलोंग द सेम पाथ, वो डिफाइन नहीं कर पाते लोग, समझ नहीं पाते. स्टूडेंट के लिए ये वर्ड समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये क्या है अलोंग द सेम पाथ. तो वो अलोंग द सेम पाथ का बेसिकली यहां पे मीनिंग है बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज, बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज. सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आए एक छोटे से चेंज से. ठीक है. देखिए, कंडीशन वन, a single sand particle is removed, one sand particle is removed from the container. एक सैंड पार्टिकल मैंने बाहर निकाला, सिस्टम ने अपनी पोजीशन को चेंज किया. कम ऑन, डू यू एग्री विद दिस? फिर वही सैंड पार्टिकल उठा के मैंने वापस अगर रख दिया तो डोंट यू थिंक सिस्टम रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन? हाँ या ना? तो सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल. आपने पूरा का पूरा कंटेनर ही हटा दिया सपोज, ये देखिए, this one is also weightless, frictionless, movable piston. बराबर. कंटेनर इज फिल्ड विथ सैंड पार्टिकल्स. बराबर. आपने पूरा का पूरा कंटेनर ही हटा दिया. अब स्टूडेंट क्या सोचता है अलोंग द सेम पाथ का मीनिंग, कि मैंने पूरा कंटेनर हटाया, पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन मूव्स अप. हाँ या ना? फिर मैंने अगर पूरा कंटेनर वापस रख दिया तो पिस्टन तो अपनी जगह पे आ गया ना.
तो ये भी तो रिवर्सिबल हुआ सर। ये जो वर्ड है कि सिस्टम वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए अलोंग द सेम पाथ बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज, बाय डूइंग अ, ये चेंज स्मॉल चेंज नहीं है, तो इसलिए प्रोसेस क्या माना जाएगा, इरिवर्सिबल। और ये जो सिंगल सिंगल सैंड पार्टिकल रिमूव करना है, दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल। क्लियर हो रहा है बात, हाँ या ना? ठीक है, तो व्हाट इज रिवर्सिबल? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सबसे पहला जो डिफरेंस ये होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस, बोलिए, जिसमें क्या होगा, सिस्टम रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन अलोंग द सेम पाथ बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज। इस केस में सिस्टम अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आ सकता बाय डूइंग अ स्मॉल चेंज अलोंग द सेम पाथ। उसी पाथ में अगर आप स्मॉल चेंज करेंगे, क्या मैं एक सैंड पार्टिकल रखूं तो ये सिस्टम में पिस्टन वापस वही पोजीशन पे आएगा? आंसर इज नो। बट यहां पे एक सैंड पार्टिकल रखा तो यहां पे आएगा, आंसर इज यस। दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं क्या है, हाँ या ना? ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ यू रिमूव वन सैंड पार्टिकल फ्रॉम द कंटेनर, एक सैंड पार्टिकल जैसे ही आप हटाओगे, यहां से प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर है ये अंदर गैस का प्रेशर है, जिसे मैं इंटरनल प्रेशर भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड द गैस का प्रेशर बराबर P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल, लेट्स से P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू प्लस माइनस dP। मैं एक सैंड पार्टिकल ऊपर ऐड भी कर सकता हूं या मैं एक सैंड पार्टिकल रिमूव भी कर सकता हूं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्लस माइनस dP होगा, एंड दिस प्लस माइनस dP is a very small value. You agree with this? The change in a pressure is very small. रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होता है तो उसके अंदर जो चेंज इन प्रेशर है, वो चेंज इन प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि आपने कितना सैंड पार्टिकल रिमूव किया एट अ टाइम, वन। एक सैंड पार्टिकल रिमूव करने से इस सिस्टम ने अपने पोजीशन को चेंज किया होगा, बराबर ना? देयर विल बी स्लाइट चेंज इन द पोजीशन ऑफ पिस्टन। वो एक सैंड पार्टिकल आप ऐड करके भी देख सकते हो, खाली कंटेनर रखो, एक एक सैंड पार्टिकल ऐड करो, या भरा हुआ कंटेनर रखो, एक एक सैंड पार्टिकल रिमूव करो, एट अ टाइम वन सैंड पार्टिकल, दोनों में एक ही चीज दिखाई दे रही है। द चेंज इन प्रेशर इज वेरी, अब यहां पे जो चेंज आएगा इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, बराबर? यस और नो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम must be small value? What do you guys say, yes or no? इसके अंदर जो चेंज आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में, वो हमेशा एक छोटी वैल्यू होगी, जैसा यहाँ पे दिख ही रहा है, हाँ या ना? ठीक है, ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा आपको इस प्रोसेस के लिए, एक 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 सैंड पार्टिकल रिमूव करने के लिए? बहुत टाइम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस विल रिक्वायर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स? व्हाट डू यू से, यस और नो? This will require infinite time. Come on. This will require infinite time, infinite number of steps. हाँ या ना? So this is an example of slow process or fast process. Slow process. मुझे ये थोड़ा रियल नहीं लग रहा है, ये मुझे क्या लग रहा है, हाइपोथेटिकल। आप भी इसके लिए ना बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं एक एक सैंड पार्टिकल निकालते हुए नहीं बैठूंगा। अरे हाँ या ना? कैसा प्रोसेस हुआ ये, हाइपोथेटिकल, यस और नो? इस प्रोसेस में एक पॉइंट अगर नोट करेंगे तो एक सैंड पार्टिकल रिमूव करने के बाद, एक सैंड पार्टिकल रिमूव करने के बाद सिस्टम अपने एक नई स्टेट पे आ रहा है, फिर वापस एक सैंड पार्टिकल रिमूव किया, एक नई स्टेट आ गई, वापस एक सैंड पार्टिकल रिमूव किया, एक नई स्टेट आ गई, हाँ या ना? जैसे मैंने बोला कि चेंज इन प्रेशर इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो अ वेरी स्मॉल वैल्यू ना, इसलिए तो ये पॉइंट लिखा है ना कि चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम मस्ट बी अ स्मॉल वैल्यू।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज. व्हाट डू यू गाइस से, यस और नो? हर एक सैंड पार्टिकल निकालने के बाद इस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आ रहा है, हर एक स्टेज के बाद आ रहा है. क्लियर है? एंड अगर हर एक स्टेज के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा है और अंदर आइडियल गैस है, तो इन दिस केस पीवी इक्वल टू एनआरटी इज एप्लीकेबल एट एवरी स्टेज. मैं हर एक स्टेज पे पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रहा है ना. समझा नहीं समझा? इफ यू सी the difference between the external pressure and internal pressure is a very small value. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि at every stage P external is approximately equal to P internal at every stage of the process. हर एक स्टेज ऑफ द प्रोसेस पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम फील होगा. नहीं समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? बोलो यस और नो. अब इसी को दूसरी तरफ देखते हैं. व्हाट इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल? आपने पूरा का पूरा कंटेनर एक साथ में हटा दिया, तो जैसे ही आपने कंटेनर हटाया इमीडिएट ये पिस्टन क्या होगा, मूव करना चालू करेगा, एक नई स्टेट यहां पे आ जाएगा. मान लीजिए, व्हाट डू गाइस से, यस और नो? ये देखिए, मान लीजिए यहां पे पहुंच गया. ठीक है, अब यहां पे आपको ऐसा समझना है कि सिस्टम पहले और ये स्टेट पे था ना, तो यहां से धीरे 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 सिस्टम ऊपर जाते गया, पिस्टन ऊपर गया. बराबर. तो जब तक ये पिस्टन यहां नहीं पहुंचा ना, तब तक गैस एक्सपांड नहीं हुआ. ये पिस्टन कहां पहुंचा? एक एक्सटर्नल प्रेशर पे पहुंच गया. एट दिस स्टेज इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल. तो इस स्टेज पे पिस्टन क्या हुआ, रुक गया. बोलो हाँ या ना. अब जो भी गैस का एक्सपांशन होगा यहां से लेके यहां तक, दिस विल टेक्स प्लेस अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल प्रेशर. बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये पिस्टन यहां से यहां जा रहा था, तो क्या साथ में गैस भी एक्सपांड हो रही है? आंसर इज नो. जब ये पिस्टन पूरा यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद गैस एक्सपांड होगा. तो गैस एक्सपांड हो रहा है अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल प्रेशर ना. और ये एक्सटर्नल प्रेशर अब बाहर क्या है, कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है बार बार? कांस्टेंट है, क्योंकि पिस्टन रुक गया है ना. हाँ या ना? ये जो एक्सपांशन है इसमें अगर आप देखोगे तो एवरी टाइम दैट प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग, बट इन दिस केस ये जो कांस्टेंट प्रेशर है बाहर का, जब वो कांस्टेंट हुआ तब इस गैस ने एक्सपांशन लिया. ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? अरे हाँ या ना भाई? क्लियर हो रहा है? ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे बातों को. ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने जरूरी है. ठीक है, ये ऐसा चैप्टर नहीं कि फॉर्मूला आपने पढ़ लिया और आ गया आपको सब कुछ. आप फॉर्मूला पढ़ के ज्यादा से ज्यादा जेई मेंस में 10 में से 6 क्वेश्चन कर सकते हो. एडवांस में आप एक भी नहीं कर पाओगे, पूरी असलियत सामने आ जाएगी. समझा मेरा बात? ठीक है, तो फुल्ली फोकस रहें जो मैं बोल रहा हूँ. इन पॉइंट्स को समझे मैं जो बताना चाहता हूँ, जो मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ बिटवीन द टू प्रोसेसेस. ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? यहां से पिस्टन ऊपर गया, जब तक पिस्टन ऊपर गया तब तक गैस एक्सपांड नहीं हुई, क्योंकि दैट प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग ना. इस स्टेप पे नाउ द एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, और पिस्टन होल्ड हो गया, रुक गया पिस्टन. अब एक्सपांशन होगा. समझ आ रहा है? बोलो यस और नो. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल, जो प्लस माइनस dp होगा, that dp is a large value. Do you agree with me? ये dp एक बड़ा वैल्यू होगा. यहां पे जो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होगा वो हमेशा क्या होगा, लार्ज वैल्यू होगा. ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, ये सब चीजें मैं 2 स्टेप 3 स्टेप में कर सकता हूं. हाँ या ना? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इसको लगेंगे. ठीक है, फाइनाइट टाइम रहेगा इसके पास. ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट. ये हाइपोथेटिकल है या रियल है? ये रियल है. बराबर. इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अटेन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज.
but in irreversible process equilibrium is only at initial, ये उसकी initial थी ना, इधर इक्विलिब्रियम था उसको, और फिर सीधा इक्विलिब्रियम इधर मिला, इधर से इधर तक तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. समझ आ रहा है? यस और नो? इट अटेन इक्विलिब्रियम एट, it attains equilibrium only at initial and final state. आप समझ पा रहे बातों को? PV equal to nRT is applicable at every stage of the process. PV equal to nRT is applicable only at initial and final state. बीट में यहां से यहां तक आप अप्लाई नहीं कर सकते PV equal to nRT. P external P internal is equal at every stage. यहां ऐसा नहीं है, यहां P external and P internal is equal only at initial and final. एक यहां पे इक्वल होगा और फिर सीधा यहां पे इक्वल होगा. हाँ या ना? And for this reversible process, the expansion takes place against a constant external pressure. तो अगर कहीं पे ऐसा वर्ड मेंशन होता है कि this process takes place against a constant external pressure, it means the process is irreversible. इनडायरेक्टली वो आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या है? इरिवर्सिबल. समझ पा रहे बात? डिफरेंसेस क्लियर हुए दोनों के बीच में क्या है? समझा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये सब कुछ होना पॉसिबल है विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम ओनली. आप प्रोसेस रिवर्सिबल बोल रहे हो, आप प्रोसेस इरिवर्सिबल बोल रहे हो, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम ओनली. फॉर सराउंडिंग द प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल बिकॉज सराउंडिंग इज वेरी लार्ज. सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है, इसके लिए उसका जो प्रोसेस होता है वो हमेशा रिवर्सिबल होता है. आप समझ रहे हैं? सराउंडिंग के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये डिफाइन सिर्फ किसके लिए हो सकता है? सिस्टम के लिए. सराउंडिंग के विथ रिस्पेक्ट टू जैसी बातें होंगी ना, उसके लिए तो चेंज हमेशा क्या होगा? रिवर्सिबल. समझ आ रहा है बात? ठीक है. तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये टर्म किसके लिए आ रहा है? सिस्टम के लिए. बराबर. सराउंडिंग के लिए मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया कि सराउंडिंग का जो चेंज होता है वो हमेशा कैसा चेंज होगा? रिवर्सिबल. बात समझ में आया? बोलो यस और नो. ठीक है. नंबर 11, मोड ऑफ transfer of energy. What are the mode of transfer of energy? Work and heat are the mode of transfer of energy. Work and heat are the mode of transfer of energy. Work and heat are the mode of transfer of energy. Mode of transfer of energy का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, और एनर्जी क्या होता है. मेरे पास अगर जो मेरे पास हम अमाउंट बोलते हैं, बराबर, जो पैसा बोलते हैं, जैसे अपना जो करेंसी है उसे हम रुपया बोलते हैं, बराबर, रुपीज. यस और नो? डॉलर होता है, हाँ या ना? ऐसे अलग अलग है. तो आपके पास अगर करेंसी है, आपके पास 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, या कॉइन है, डॉलर्स है, वॉट एवर इट इज, तो दैट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी. यस और नो? दैट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी. वो आपने किसी को दिया, ठीक है, उससे जो भी सामान लेना था आपने ले लिया, बराबर. व्हाट अबाउट द यूपीआई एप्स? व्हाट अबाउट चेक? ये सब क्या है? क्या आपके पास एक चेक है तो इसका मतलब आपके पास पैसा है क्या? नहीं. वो चेक एक मोड ऑफ ट्रांसफर है. आपने 4 यूपीआई ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एचएनआई हो गए. अरे हाँ या ना? पता है बैलेंस जीरो है सब में, 2-4 में तो माइनस में चला गया है. वो मोड ऑफ ट्रांसफर है. यूपीआई ऐप क्या है? मोड ऑफ. यूपीआई ऐप खुद पैसा, खुद करेंसी नहीं है ना, वो क्या है? मोड ऑफ. उसमें जो बैलेंस है आपका वो आपका एनर्जी है.
Getting my point? Yes or no? Sure. Enthalpy, internal energy, Gibbs energy, these are the direct form of energy. Work and heat are the mode of transfer of energy. We say work, heat, these are the indirect form of energy. W and Q are indirect form of energy. ये indirect form of energy हैं. They appear at boundary. Let us understand this. ये word का क्या मतलब होता है? They appear at boundary. एनर्जी ट्रांसफर ना दो तरीके से हो सकता है, या तो हीट से या तो वर्क से. ट्रांसफर किसके बीच में होगा? ट्रांसफर किसके बीच में होगा? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ना. आप किसी भी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका सिस्टम हो गया ना. उसको छोड़ के पूरी दुनिया क्या हुई? सराउंडिंग. फोकस प्लीज. बराबर. अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वर्क या हीट है, तो वर्क एंड हीट आर द मोड ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? बाउंड्री. सिस्टम और सराउंडिंग की सेपरेशन है ना. सिस्टम और सराउंडिंग की सेपरेशन है या नहीं है? आपके यूपीआई ऐप से किसी और के यूपीआई ऐप के इस पे पैसे भेजने हैं, बराबर, तो आपका पिन वो बाउंड्री है. जब तक आप पिन एंटर नहीं करेंगे तब तक नहीं जा रहा है ना. बोलने से थोड़ी हो गया कि हाँ भेज दिया. बाउंड्री समझ रहा है क्या है? तो वर्क एंड हीट आर ऑलवेज अपीयर एट बाउंड्री. मैं क्या समझाना चाहता हूं पता है? कि ये जो अंदर एनर्जी है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इधर बाहर एक एनर्जी है. यू एग्री विथ मी? पक्का? इधर अंदर एक एनर्जी, इधर बाहर एक एनर्जी है. ये एनर्जी यहां से यहां पे आना चाहता है, तो ये दो तरीके से आ सकता है, या तो हीट की फॉर्म में या तो. बट जैसे ही ये अंदर आया, अब वो वर्क नहीं है, अब वो क्या है? एनर्जी. जैसे ही वो अंदर आया वो वर्क नहीं है, अब क्या है? वो एनर्जी. आपके यहां से 100 रुपए भेजने, बराबर, आपने वो यूपीआई ऐप का यूज किया, सामने वाले के पास गया, तो वो मोड ऑफ ट्रांसफर थोड़ी, अब तो उसके अकाउंट में +100 हो गया ना, और आपके अकाउंट में -100. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. समझ पा रहे मेरी बात को? मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे? पक्का? देखो, लेट्स सी. पॉइंट समझो. ये पॉइंट समझ में आया कि दिस आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस आर द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दे अपीयर एट बाउंड्री. तो आपको ना ऐसी लाइन लिखी हुई मिलेगी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में, कि एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी आर द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एंड वर्क आर द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. बराबर. या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगी, ये चीजें जो होती है दे अपीयर इन द सिस्टम, वर्क एंड हीट अपीयर एट बाउंड्री. तो ये सब समझना पड़ेगा. इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ये ऐसा समझ ही नहीं आएगा अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए, वर्क एंड हीट अपीयर एट बाउंड्री. आप कुछ नहीं सोच सकते इस बारे में खुद से. समझ रहा है बात? ठीक है, चलिए लेट्स सी. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. लेट्स सी फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड हीट. किस ट्रांसफर को मैं हीट बोल सकता हूं और किस ट्रांसफर को मैं वर्क बोल सकता हूं? देखिए, एनी एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. नोट करना मेरी बात को. एनी एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. कोई भी एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वो हीट है. वो क्या है? हीट. अगर उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो वो क्या है? वर्क. आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ या ना? मान लीजिए मैं एक आयरन रॉड होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, विंटर सीजन है और मैं एक आयरन रॉड होल्ड कर रहा हूं. मेरे बॉडी का एक टेम्परेचर होगा, वो आयरन रॉड का रूम टेम्परेचर होगा, जो यहाँ पे बहुत कम है इस समय, विंटर सीजन बोल रहा हूं मैं. तो मेरे बॉडी से हीट उसमें जाने लगेगी. हाँ या ना? थोड़ी देर के बाद अगर आप उससे टच करेंगे, उतने पार्ट को जितना मैंने होल्ड किया था, आपको फील होगा वो वार्म. हाँ, वार्म फील होगा. यस और नो? क्यों? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ
अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तुम। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझा मेरा बात? तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ ना, इसलिए उसे हीट बोला गया, उस ट्रांसफर को हीट बोला गया कि ये एनर्जी ट्रांसफर हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। बराबर? मान लीजिए कि इस बार आयन का शीट है, आप उसे हैमर कर रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो? हैमर। इसमें भी आप एनर्जी डिफरेंस ला रहे हो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, but that energy transfer is in the form of work. So work and heat, these are the two mode of transfer of energy. अगर टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है तो वो हीट बोला जाएगा, उसके अलावा कोई भी तरीका हो, कुछ भी हो, उसे वर्क बोला जाएगा। ठीक है? वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या? वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि वर्क, मान लीजिए अगर मैं ये मार्कर यहां से उठा के यहां पे रख रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ ना, भले मैंने इस हिस्से को पकड़ा हो या इस हिस्से को पकड़ा हो, पूरा मार्कर ट्रांसफर हो गया। यू एग्री? बराबर? जितना पार्ट मैंने उठाया होगा वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर मैं हीट के टर्म्स में बात करूं, मैं हीट को इस एंड पे हीट कर रहा हूं, बराबर? यहाँ पे फ्लेम है, ये फ्लेम क्या कर रहा है? धीरे 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 यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये मुझे रिलेटिवली ज्यादा हॉट फील होगा एज कंपेयर टू द अदर एंड। तो हीट यहां से यहां प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, इस तरफ ज्यादा हुई, इस तरफ कम हुई, इस तरफ बहुत कम हुई। तो दिस इज द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस और नो? बराबर? ज्यादा फैंसी बोलते हैं तो वो लोग ऐसे भी बोलते हैं हीट इज, जैसे वर्क क्या है? ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, हीट इज डिसऑर्डर्ड और केओस फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये क्या है? डिसऑर्डर। सॉरी। वर्क टू हीट 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि आप एक ऑर्डर्ड सिस्टम को क्या कर रहे हो? डिसऑर्डर। किसी ऑर्डर्ड फॉर्म को डिसऑर्डर करना आसान है, वो 100% कन्वर्ट भी होगा, बट एक डिसऑर्डर फॉर्म को ऑर्डर फॉर्म में 100% कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। समझा मेरा बात? क्लियर हुआ ये? ठीक है? देखिए अब उस हिसाब से अगर ये मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, तो ये तो अपीयर होंगे एट बाउंड्री पे। कहां से आएंगे? सराउंडिंग से सिस्टम या फिर सिस्टम से। अगर मान लीजिए सराउंडिंग से सिस्टम हीट आ रहा है, बराबर, तो जब जैसे सिस्टम में एंटर होगा, ये हीट को क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा ना, दैट हीट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, कि इतना हीट आ गया। सिस्टम एब्जॉर्ब 20 जूल ऑफ हीट, वो हीट अंदर आके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो अलग बात होगी, बट हीट को क्या माना आपने? पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मान लीजिए सिस्टम अपनी हीट को रिलीज कर रहा है, तो उस केस में आपका ये क्यू क्या हो गया? नेगेटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लिसन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यू आर सप्लाइंग सैंड पार्टिकल्स, सिस्टम मूव डाउन, तो इसके ऊपर वर्क हो रहा है, इस सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क आ रहा है ना उसके पास, मतलब एनर्जी आ रहा है, क्योंकि वर्क तो क्या, सिर्फ क्या है? ट्रांसफर है। ये अंदर की एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इफ W, तो W को क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। इसे बोला क्या जाएगा? वर्क इज डन ऑन द, बाय द सराउंडिंग। जो बैच देखेगा ना ये वाला, ये सब, वो भी सोचेगा एक बार कौन से बैच में पढ़ाया गया ये। अरे नहीं, आप एक नहीं, काफी सारे लोग ने मिलके बोला साथ में। इधर से लेके उधर तक पूछ लो, कोई नहीं मानेगा इसके बाद कि मैंने बोला। हाँ या ना बोलने खाली। आप लोगों ने सिस्टम बोला या फिर सराउंडिंग बोला था? बोला भगवान से गलती हो सकती है, हमसे तो कभी नहीं हो सकती। आप गलत सुन सकते हो शायद,
कि आपने गलत सुना हो कि सिस्टम वर्ड आया। हमने तो बोला सराउंडिंग था, शायद रास्ते में ट्रांसफर हो गया हो। दूसरे केस में क्या होगा, इस बार आप पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए इसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये वर्क की फॉर्म में अपनी एनर्जी को दे रहा होगा, बराबर। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी जा रहा है ना, बाहर निकल रहा है, इसलिए माइनस। देखिए सिंपल सा रूल है, सिस्टम के अंदर कुछ भी आएगा प्लस, सिस्टम से कुछ भी जाएगा माइनस, इसे बोलूंगा मैं वर्क डन नेगेटिव। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, work done by the system on the surrounding. This is what expansion, this is what called expansion. इसे बोलते हैं compression, इसे क्या बोलते हैं compression, और इसे बोलते हैं expansion. Work is done by the system on the surrounding, work is done on the system by the surrounding. So these are the sign conventions of Q and W. ठीक है, क्लियर हुआ ये बात एवरीवन? देखिए यूनिट के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो दोनों की सेम यूनिट कंसिडर कर रहा हूं अभी के लिए मैं, यूनिट ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, ठीक है, जिसमें कैलोरी सबसे ज्यादा फेमस है, आपने सुना भी है इस बारे में। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल अप्रोक्सीमेटली, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस यू कैन कंसिडर 4 और 4.2, ठीक है। जूल का एक छोटा भाई भी है, और apart from this we can use liter atmosphere also, where 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joule, और 1 liter बार भी मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे, where 1 liter bar is approximately equal to 100 joule. But for numerical purpose MCQs के लिए मैं अप्रोच जब करूंगा, ठीक है, तो MCQs के केस में 1 liter atmosphere is approximately equal to 1 liter bar equal to 100. 101 लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 100 लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट इंटीजर में नहीं, वहां तो 78 और 79 भी मैटर करेगा ना, ये ध्यान देना भाई, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत ऐसी ना हो जाए कि आप हमेशा 100 ही ले रहे हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर से जूल का एग्जैक्ट वैल्यू इज 101.3, और 1 लीटर बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 जूल। तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट अगर देखी जाएगी, मैं इसे एक ही मान के चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर, बराबर। फिर आएगा कैलोरी, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल, 1 जूल इज ग्रेटर देन 1 अर्थ, बराबर। ये ऑर्डर याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। आप याद कर सकते हैं, लीटा कल जाएगी, क्या लिखा है उसको, लीटा कल, लीटा लीटर एटमॉस्फेयर, कल कैलोरी, जे जूल, ईजी उसी सीक्वेंस में 1 liter atmosphere is greater than 1 calorie, 1 calorie is greater than 1 joule, 1 joule is greater than 1 earth, बराबर। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। दिस इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। जो ओल्ड ऑथर की बुक है, ओल्ड रेफरेंस बुक जो है, उसमें कहीं कहीं पे ई भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट नए टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे जो नई प्रिंट हुई है उसमें आपको यू ही मिलेगा, ठीक है। कभी कभी अपने मॉडल में भी जो क्वेश्चन है उसमें ई रिप्रेजेंट किया हुआ रह सकता है, तो दैट ई और यू इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी, अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है ना, वो इंटरनल एनर्जी होती है। सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब ही है, तो ये जो एटम और मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी है, वही क्या बोला जाएगा, इंटरनल एनर्जी, बराबर। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इज बेसिकली अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। मॉलिक्यूल अगर दो एटम जो है वो पास है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग हो सकती है, वो दो दूर चले गए, बहुत ज्यादा दूर चले गए, हाँ या ना, so that potential energy keeps on changing, बराबर। तो
इस वजह से ही हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इन सब केसेस में ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, absolute value of internal energy cannot be determined. It is very difficult to determine the absolute value of internal energy. It is very difficult to determine the absolute value of internal energy. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड. आप समझे इस बात को? बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, that is delta U, can be determined. Change in internal energy, that is delta U, can be determined. मतलब ये वैसा हो गया कि अभी आपके पास कितना पैसा है वो मुझे नहीं पता है, बट मैं अगर सपोज सबको 100 रुपए दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो हर एक के पास जो चेंज होगा फाइनल और इनिशियल अमाउंट का वो कितने का होगा? 100. कुछ समझा? तो मेरे लिए एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, उसके वेरियस रीजंस हैं, बट मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल सकता है ना. क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है. और चेंज जो है वो यहाँ पे डेल्टा यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू u2 माइनस u1, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है. ये कैसे टाइप की प्रॉपर्टी है? इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इट डिपेंड ऑन मास. स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कि इट डिपेंड ओनली ऑन द path followed by the system. It will not it will depend only on the initial and final state of the system. It will not depend on the path followed by the system. This internal energy can be changed. किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है ना वो 3 तरीके से आप चेंज कर सकते हैं. सबसे पहला विद द हेल्प ऑफ हीट. या तो हीट उस सिस्टम को एब्जॉर्ब करा दो या तो उस सिस्टम से हीट क्या करो? रिलीज करा दो. बराबर. जैसे उस आयरन रॉड का एग्जांपल मैंने आपको बोला था, विंटर सीजन की वो आयरन रॉड, अगर मैंने उसे होल्ड किया तो मैंने उसे एनर्जी सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ हीट. उससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बाउंड्री तक हीट है ना, अंदर वो इंटरनल एनर्जी बन गया. अंदर वो क्या बन गया? इंटरनल एनर्जी. तो हीट कैन बी एब्जॉर्ब और रिलीज. उससे आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. इससे आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर. बराबर. अगर अमाउंट ऑफ मैटर आप ऐड कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर आप माइनस कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा. तो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय 3 वेज. ये 3 तरीके हैं जिससे आप किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. समझा? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है. क्यों ऐसा? क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? जीरो. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो है मतलब वो जो दो एटम है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दो मॉलिक्यूल है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ऐसे केस में देयर पोटेंशियल एनर्जी इज, तो अगर ये जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ किसके बराबर हुआ? मतलब उस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस आइडियल गैस की वो क्या होगी? उसकी इंटरनल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी भी ऐसा नहीं है एक है, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है. अरे यस और नो? एंड दे डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स. बट उनके लिए जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑफ आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर. K इज इक्वल टू 3/2 RT. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेट हो रहा है, और के ही क्या हो गया अभी? इंटरनल एनर्जी. तो मेरे पास पॉइंट क्या है कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर.
इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ। तो मान लो अगर मेरा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज का, एक सिस्टम की स्टेट को मैं चेंज कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और उस पाथ की उसे चेंज करने के लिए जो पाथ मैं फॉलो कर रहा हूं, जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, वो क्या प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं बोलूंगा उस प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो होगी ना, बराबर। और डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हुई मतलब डेल्टा यू क्या हो गया? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा टी जीरो हुआ तो डेल्टा यू अपने आप क्या हो गया? जीरो हो गया। समझा बात? ठीक है। हाँ, आपने अगर बोला कि मान लो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये अलग केस डिस्कस करते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, किसी सिस्टम में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा उसका, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी बढ़ेगा ना। एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑल्सो। बात समझ में आ रहा है? if temperature increases internal energy increases, delta u increases. If temperature decreases internal energy decreases, delta u decreases. clear हुआ ये पॉइंट? ठीक है, yes or no? नेक्स्ट, अगला जो डिस्कशन है वो एक डिटेल डिस्कशन है रिगार्डिंग वर्क। वर्क के कुछ पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी पता है कि वर्क क्या होता है। बेसिकली वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ विच काइंड ऑफ फंक्शन? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन, बराबर। ये वर्क ना दो टाइप में होते हैं स्टूडेंट्स, एक को हम लोग बोलते हैं पीवी वर्क और एक को बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। इसका क्या मतलब होता है? पीवी वर्क इज बेसिकली ऐसा वर्क इन विच देयर इज एप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम, जहां पे उस सिस्टम में एक अप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज आए, उसे मैं पीवी वर्क नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? पीवी वर्क, बराबर। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नॉन पीवी वर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है, जो सेल के अंदर हो रहा है, ग्रेविटेशनल वर्क डन जो हो रहा है, ये सब कौन से एग्जांपल होते हैं? नॉन पीवी वर्क। इनके अंदर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अपना जो डिस्कशन है वो बेसिकली पीवी वर्क से रिलेटेड है। हम लोग पीवी वर्क के टर्म्स में ही बात करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं पीवी वर्क के लिए। मान लो ये कंटेनर है फिल्ड विथ आइडियल गैस, फिटेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ठीक है, बोलना जरूरी है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ये अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, बराबर। ये अंदर पूरा आइडियल गैस भरा हुआ है। ओके ना, मान लो कि इस पे कई सारे सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं। मैं जानबूझ के सैंड पार्टिकल इसलिए बोलता हूँ बार बार ताकि आप उसके साइज से उस डिफरेंस को समझ पाओ। जब मैं बोलता हूँ वन सैंड पार्टिकल इज रिमूव्ड, स्टोन भी बोल सकता हूँ, बट स्टोन से काफी छोटा सैंड पार्टिकल होगा ना, हाँ या ना? ठीक है, मान लो इसके ऊपर सैंड पार्टिकल रखे हुए हैं। पीवी वर्क देख रहे हैं हम लोग, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सिस्टम के अंदर एक सैंड पार्टिकल आपने बाहर निकाल दिया, बराबर। जैसे आपने एक सैंड पार्टिकल बाहर निकाला, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के बीच में देयर इज अ चेंज, डीपी, यस और नो? वन मोर सैंड पार्टिकल इज रिमूव, और एक बार डीपी चेंज हो गया, वन मोर सैंड पार्टिकल इज रिमूव, वापस प्रेशर डिक्रीज, वन मोर सैंड पार्टिकल इज रिमूव, वापस प्रेशर डिक्रीज, हाँ या ना? बराबर। सो लेट्स से आफ्टर सर्टेन इंटरवल ये पिस्टन यहां पहुंच गया है। ओके, ये पिस्टन आपने यहां पहुंचा दिया, बराबर। कुछ ही सैंड पार्टिकल बचे हुए, मान लीजिए ऐसे, बस कुछ सर्टेन सैंड पार्टिकल है। धीरे धीरे चेंज समझ में आ रहा है आपको, बराबर। या फिर मान लो सैंड पार्टिकल खत्म हो गया, ऐसा मान लो ये यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक का चेंज समझ में आया। पिस्टन ने ये चेंज किया, पिस्टन कितने से डिस्प्लेस हो गया? dx। पिस्टन कितने से डिस्प्लेस हो गया? dx। क्लियर है? वर्क डन क्या होगा इसमें? इसका वर्क डन क्या आएगा? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ना दो टाइप के फोर्स यूज हो रहे हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स। पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर। तो ये जो यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स। यहाँ से लगने वाला फोर्स क्या है मेरे लिए? ड्राइविंग फोर्स। और यहाँ से लगने वाला फोर्स क्या है मेरे लिए? अपोजिंग फोर्स, बराबर। यहाँ से कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ से कौन सा फोर्स लग रहा है, बराबर। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ अपोजिंग फोर्स। केमिस्ट्री जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टेड अपोजिंग फोर्स में एज कंपेयर टू ड्राइविंग फोर्स। उसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके के कि आपका चलना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फ्रिक्शन है, हाँ या ना, यस और नो, बराबर। आप एक कार को, एक लग्जरी कार है जो 0 से 200 250 20-25 सेकेंड में पहुंच जाती है, मैक्सिमम स्पीड उसकी 400 450 तक है, बराबर। ये कार आपको ड्राइव करने के लिए दे दी गई है, बट एक ही कंडीशन है, इसमें ब्रेक नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक ही कंडीशन है, इसमें ब्रेक। तो अगर आप खतरे के खिलाड़ी का पार्ट हैं तो आप 250-300 के बाद कूद जाएंगे उसमें से, बचे तो वापस मिले, वरना एक्सपेरिमेंट इज ओवर। यस और नो? समझा नहीं समझा? बच गए तो वापस मिलेंगे अपन, नो डाउट। तो ये शायद कुछ ही लोग रेडी होंगे इसके लिए। मैंने बोला ना, अगर खतरों के खिलाड़ी वाले हैं तो कुछ ही लोग रेडी होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अपोजिंग नहीं है, हाँ या ना? समझा नहीं समझा? मैं आपको समझा रहा हूं अपोजिंग फोर्स का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। जैसे वहां फ्रिक्शन है, यहाँ वो ब्रेक है, आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि कुछ भी अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं इमीडिएट क्या करूंगा? ब्रेक यूज कर लूंगा, यस और नो? इवन गवर्नमेंट में भी ऐसा ही है। इफ देयर इज नो अपोजिशन, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कल से जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है सबकी वो हमारी हुई, गवर्नमेंट की हुई, कोई अपोजिशन ही नहीं है ना, यस और नो? तो इसलिए अभी जो मैं बिलीव कर रहा हूं ना ज्यादा, वो मैं विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिंग फोर्स कर रहा हूं। मैं अपोजिंग फोर्स के बारे में आप समझना चाहता हूं। फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? प्रेशर इनटू एरिया। मैं फोर्स कौन सा ले रहा हूं यहाँ पे? अपोजिंग फोर्स, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं उसके साथ नेगेटिव साइन को भी ले रहा हूं। क्यों नेगेटिव साइन ले रहा हूं मैं? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा मुझे? हाँ, वो भी बात सही है आपकी, वो भी इंडिकेट करेगा। और साथ साथ में क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव साइन आपको बार बार याद दिलाता रहेगा दैट यू आर डीलिंग विद द अपोजिंग फोर्स। आपने अपोजिंग फोर्स को बड़ा माना है, बराबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम। एक्सपांशन कब होगा? जब सिस्टम काम करेगा तब ना। ये पिस्टन को ऊपर भेज रहा है, ये पिस्टन को ऊपर भेज रहा है, ये कब पॉसिबल होगा बोलिए? जब सिस्टम काम करेगा। सिस्टम काम करेगा तो अपनी एनर्जी को खर्च करेगा, एनर्जी को खर्च करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, तो सिस्टम से तो एनर्जी बाहर गई ना, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो इसलिए नेगेटिव लिया गया ना उसे। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है? तो मैं इसे क्या लिखूंगा? W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर फोर्स क्या है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है बाय dx से, यस और नो? क्लियर हो रहा है ये बात? तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? व्हाट इज एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? माइनस पी एक्स इंटू डीवी, हाँ या ना? समझ आ रहा है बात? तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास यहाँ पे? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डीवी, बराबर। ऐसे कई सारे चेंज आए हैं ना, स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज स्मॉल 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 स्मॉल, तो पूरा dx बना है ना, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं इसे इस तरीके से भी तो समझ सकता हूं। चलिए, ये मैंने लिख दिया कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डीवी, ठीक है। मैं इसके लिए अगर एक इन जनरल फॉर्म लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा पता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स
into dv. व्हाट यू से, यस और नो? और dv का चेंज कहां से कहां तक है? दिस इज v1 एंड दिस इज v2, so it is from v1 to v2. This is the in general form for work done. Listen carefully, this is the in general form, this is the general equation or formula for work done which is applicable for all type of changes. It is applicable for ideal gas, is applicable for real gas, is applicable for chemical change, is applicable for any phase change, physical change. मैंने आपको बताया था ना, चेंजेस केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, आइडियल गैस के अंदर के प्रेशर वॉल्यूम का चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है जिसकी, तो ये किसी भी टाइप के वर्क डन के लिए एप्लीकेबल है। समझा मेरा बात? किसी भी टाइप के वर्क डन के लिए एप्लीकेबल होगा, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए बनाया? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीवी वर्क। तो इसे वर्क डन को और आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसमें से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? सिर्फ ये वर्क वाला जो पार्ट है ना, 12 नंबर पे उधर लिखो इंटरनल एनर्जी, और उधर ये कर दो इंटरनल एनर्जी लिख के, क्या बोलते हैं अपना, रेफर नोट्स। नंबर 1, सबसे पहला वर्क डन देख रहे हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस के अकॉर्डिंग, पाथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, वर्क डन क्या है? वर्क डन इज अ पाथ डिपेंडेंट ना, तो जब पाथ चेंज होगा तो वर्क डन चेंज होगा। तो सबसे पहला देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट डू यू से, यस और नो? ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला आइसोथर्मल के अंदर आपको प्रोसेस दो टाइप में क्लासिफाई किया था मैंने, याद है? एक में 4 प्रोसेस थे, एक में 2 प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। वो आइसोबारिक और आइसोकोरिक में एप्लीकेबल नहीं होते, दो ही जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हो जाएगा मेरा वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे शॉर्ट में मैं लिखूंगा आई पी, बराबर? आई पी का मीनिंग क्या हो गया उधर? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कब होता है? क्या पॉइंट पढ़ा हमने कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कब होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में कि इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट, कम ऑन एनीवन, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि रिवर्सिबल क्या था? जहां पे दैट प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग, इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये आइडियल गैस, ठीक है? सिस्टम फिटेड विथ पिस्टन, फ्रिक्शनलेस, वेटलेस, मूवेबल पिस्टन है ये, ठीक है? और यहाँ पे जो भी सैंड पार्टिकल था ना, वो सैंड पार्टिकल पूरा का पूरा एक बार में हटा दिया गया, बराबर? पूरा का पूरा आपने एक बार में हटा दिया, और सिस्टम डायरेक्टली एक V1 से V2 पे जंप कर गया। सिंगल स्टेप प्रोसेस हुआ, सपोज ये सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है? सिस्टम यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज dx। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है? क्या लिखा है आपने? इंटीग्रेशन ऑफ dw, आपके पास जो फॉर्म है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ px इंटू dv फ्रॉम v1 टू v2। एग्री? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ या ना? तो अगर कांस्टेंट होगा तो क्या मैं p को बाहर ले सकता हूं? बोलो यस और नो? तो ये क्या लिखा जाएगा? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, क्या हो गया? w हो गया, ये p बाहर आ जाएगा, p एक्सटर्नल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बोलो?
V1 V2 और ये क्या है dV, बराबर। चेंज कहां से कहां तक का है, V1 से V2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x अपर लिमिट माइनस क्या लिखा जाएगा इसे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू कम ऑन V2 माइनस, बराबर। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा V, हाँ या ना। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है ये बात। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, where delta V is V2 minus V1, बराबर। डेल्टा V क्या है, V2 minus V1 है, माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा V। मैं इसे ऐसा अगर सोचूं कि मान लो V1 is greater than V2, इस केस में V2 बड़ा है V1 छोटा है, मैं रिवर्स मान रहा हूं कि V1 is greater than V2, तो ये V1 is greater than V2 तो डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बोलो, अगर डेल्टा V नेगेटिव आया तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव, मतलब क्या फॉर्म का वर्क डन है, दिस इज कंप्रेशन। तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द बाय द। अगर आपने बोला कि V1 is less than V2 तो इन दैट केस डेल्टा V कम्स व्हाट, पॉजिटिव, और डेल्टा V अगर पॉजिटिव तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन नेगेटिव, मतलब ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सपांशन, बराबर। एक्सपांशन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द, क्लियर हो रहा है बात। मैं इस फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, कैसे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू V2 माइनस V1। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इफ यू रिमेंबर इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू एनआरटी इज एप्लीकेबल ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल, बट PV इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल तो है ना, आइडियल गैस है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि माइनस पी एक्स इंटू इंस्टेड ऑफ V PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू V is equal to nRT upon P2 minus nRT upon P1 ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या लिखूंगा बोलो, माइनस px, nRT बाहर आ जाएगा, 1 upon P2 minus 1 upon P1, where P1 is what, बोलो P1 क्या होगा, इनिशियल प्रेशर, P2 आपका क्या होगा, फाइनल प्रेशर, Px आपका क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। समझ आ रहा है बात। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। आया समझ में। मैं ये फॉर्म भी यूज कर सकता हूं, समझा। दिस इज फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स। यूनिट्स का क्या करेंगे, देखिए W के P और V के अकॉर्डिंग W की यूनिट डिसाइड होगी, बराबर। P और V के अकॉर्डिंग ना अपने पास W की यूनिट होगी, ठीक है। अगर आपने प्रेशर पास्कल में लिया है तो वॉल्यूम हैज टू बी इन मीटर क्यूब, इन दैट केस वर्क डन इज इन पास्कल का ही मतलब क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन द वर्क डन इज इन जूल, किलो जूल, वो सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। पास्कल, किलो पास्कल आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग है, बराबर। इफ प्रेशर इज इन बार दैट वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर, दैट इज dm क्यूब, that is liter bar. If pressure is in atmosphere, again volume has to be in liter, that is liter atmosphere. Now you know the conversion factor between joule and liter atmosphere. क्या बताया था थोड़ी देर पहले, 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joule. 1 liter bar is equal to, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस एमसीक्यूज में मैं ऐसा भी अप्रोच कर सकता हूं, 1 लीटर एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। समझा। तो अगर मुझे कहीं पे प्रेशर पता है, एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट एक्सपांशन हो रहा है, और V1 V2 पता है, तो कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर एज वेल एज जूल, बोलो हाँ या ना।
क्लियर है बात? कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 राइट देयर. एट 27 डिग्री सेल्सियस, अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया ना उसने, इसका मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया. समझा? एट पूरे केमिस्ट्री में आप कहीं भी टेम्परेचर को अगर यूज कर रहे हैं तो हमेशा केल्विन में ही होता है. डिग्री सेल्सियस में कहीं भी टेम्परेचर यूज ही नहीं होता. ठीक है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन. लिखिए. एट 27 डिग्री सेल्सियस a gas is expanded. At 27 degree Celsius, a gas is expanded from 1 liter to 5 liter. A gas is expanded from 1 liter to 5 liter. क्या अभी तक ये समझ में आया है कि कौन सा प्रोसेस होगा? इतना समझ में आया कि आइसोथर्मल है ना, उसमें भी तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. इट कैन बी आइसोथर्मल रिवर्सिबल, इट कैन बी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल. अभी तक समझ में आया है? नहीं. आगे लिखो. अगेंस्ट constant external pressure of against constant external pressure of 2 atm against constant external pressure of 2 atm. क्या अब समझ में आया कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? क्या ये प्रोसेस? तो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर वर्ड ये किसी क्वेश्चन में आ रहा है मतलब वो क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm. तो मैं यहाँ पे बोल दूं एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है. क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है फाइंड आउट वर्क डन. विल गिव यू 10 seconds maximum to get the work done. Find out work done in liter atmosphere and joule. Come on, answer me. Yes, 8 in unit liter atmosphere. Perfect. -8. नहीं, +8. -8. V2 minus V1. External pressure is 2 atm. V2 क्या हो जाएगा? 5 -1 लीटर में, ये 4 हो गया, -2 8 लीटर एटमॉस्फेयर. -8 मल्टीप्लाई बाय 101.3. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो. फर्स्ट क्वेश्चन सबको आ गया आंसर? क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द वर्क डन. Calculate the work done when 2 mole of an ideal gas. Calculate the work done when 2 mole of an ideal gas is compressed. इस वर्ड की मीनिंग ने क्या समझाया आपको? कंप्रेस्ड, कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा. नाइस. कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर क्यूब टू 1 डेसीमीटर क्यूब. कैन यू सी द डिफरेंस? 1 मीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है ना. हाँ या ना? डेसीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. योर चॉइस, क्या करना है बोलो. ठीक है, चलिए आपके चॉइस के हिसाब से इसे मैंने कर दिया 10⁻³ मीटर क्यूब. ये ज्यादा इजी पड़ेगा, सच बोल रहा हूँ. तुम्हारा चॉइस तो कुछ भी हो सकता है भाई. लेट्स सी. 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब किया आपने. ठीक है, समझ गया ये क्यों किया? हाँ. अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, against a constant external pressure of 100 किलो पास्कल. आप सबको समझा मैंने क्यों चेंज किया? शायद ये किलो हटा देंगे, ये 10 के पावर में 2 है, इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? 10�5 पास्कल. कैलकुलेट द वर्क डन इन, कैलकुलेट द वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर एंड जूल.
100 जूल। देखो माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी ना, V2 माइनस V1, V2 कितना है 5 और V1 कितना है, नहीं सॉरी, V1 इज 10⁻³ एंड दिस इज -5 मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब, ये हो गया मेरा जूल, ये हो जाएगा -100। अब यहाँ पे ध्यान देना, सी 10⁻³ -5 है ना, मतलब 5 माइनस 0.001 बराबर 0.001, तो 0.001 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4.999 ना, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4.999 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा 499.9 जूल बराबर, और 1 जूल क्या है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 100 जूल अप्रोक्सीमेटली, तो ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, तो 4.999 लीटर, लीटर बार लिख सकते हैं या लीटर एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, समझा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड बोलो, कैलकुलेट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कैलकुलेट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब पीएक्स ही पूछ लिया उसने इस बार, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर required to compress 2 mole of an ideal gas, required to compress 2 mole of an ideal gas from volume of 25 liter to 15 liter, from a volume of 25 liter to 15 liter, when work obtained is 4600 जूल। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट प्रेशर इन बार। देखो अगर प्रेशर बार में कैलकुलेट करना है तो वर्क डन शुड बी इन लीटर बार, हाँ या ना। अब तुम्हारे पास वर्क डन किस में, जूल में, जूल को कितने से डिवाइड करे कि वो लीटर बार में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 46 लीटर बार, यस और नो। क्या फॉर्मूला आएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू V2 माइनस V1, उसने वर्क डन पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, कंप्रेशन है, एक्सपांशन है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपना फॉर्म यूज करो। कभी गलती ऐसी भी हो सकती है आपके साथ, उसने लिखा हो कि कंप्रेशन वर्क डन पॉजिटिव, आप फॉर्मूले में पॉजिटिव खुद से ले रहे हैं, नहीं, इसलिए मैंने डेल्टा वी समझाया था कि डेल्टा वी अपने आप W को एडजस्ट कर देगा। आप फॉर्मूला हमेशा क्या लिखोगे, माइनस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, माइनस P इंटू डेल्टा वी। लेट्स कैलकुलेट माइनस पी एक्स, V2 कितना है 15, ये कितना है 25, 15 माइनस 25 माइनस 10, माइनस पी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, वर्क डन कितना है 46, 46 डिवाइड बाय 10 4.6, एक्सटर्नल प्रेशर इज 4.6 बार। क्लियर है एवरीवन?